हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे फिर से चैनल फर्स्ट स्टेप एकेडमी पर। जैसा कि आपको पता है, हम लगातार यहाँ साइंस की वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम में रिलेटेड सारे प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर आपको डिटेल तक बताया जाए। अभी हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में चर्चा कर रहे थे। और अभी हमारे जो प्रीवियस वीडियो हैं, हमने पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ा। पीयूष ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाई जाती है, उसके अलावा जो दूसरी ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, पीनियल ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा। फिर हम थोड़ा नीचे आए, थायराइड ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं थाइमस ग्रंथि के बारे में, क्योंकि गले से नीचे हम उतरते हैं। गले के नीचे पहुंचने के बाद हम बात करते हैं कहाँ, हार्ट की। हार्ट के ऊपर ये पाई जाती है ग्रहण, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। थाइमस ग्लैंड आज का हमारा टॉपिक है। इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं लिम्फोइड ग्लैंड। लिम्फोइड आपको नाम समझ में आ रहा होगा, हमारे शरीर में पाई जाने वाली WBC है। आप हमारा WBC या सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 2 देखोगे तो उसमें इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। यहाँ से WBC एक होती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ये एक WBC होती है जो शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी WBC होती है। ये लिम्फोसाइट का कार्य होता है शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी का विकास करना, इम्यून सिस्टम का विकास करना। और ये थाइमस ग्लैंड को इसी लिम्फोसाइट की उपस्थिति के कारण लिम्फोइड ग्लैंड कहा जाता है। अर्थात इस ग्रंथि का कार्य पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, इसका कार्य होगा आपका प्रतिरक्षा तंत्र, यानी इसको हम बोलेंगे इम्यून सिस्टम का विकास करने का कार्य कौन सी ग्लैंड करती है, थाइमस ग्लैंड। कुछ बेसिक चर्चा कर लेते हैं। इसकी स्थिति किधर होती है, कहाँ स्थित होता है ये। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हृदय के ऊपर स्थित होती है। फिर क्वेश्चन आता है कि इस ग्रंथि का विकास कब होता है, यानी ये ग्रंथि का विकास प्रारंभ कब होता है। तो यह है हमारी विकास की बात की जाए, भ्रूणावस्था के दौरान, यानी माँ के गर्भ की बात हो रही, भ्रूणावस्था के दौरान की बात हो रही है। एक संरचना होती है एंडोडर्म, एंडोरम संरचना से, भ्रूणावस्था के दौरान यह एंडोरम संरचना से निर्मित हो जाती है। अर्थात इसका जो विकास है, विकास प्रारंभ हो जाता है। कब होता है, भ्रूणावस्था के दौरान। अब जैसे जैसे आपकी एज, आप आते हो कब, अवस्था बढ़ती आती है, बाल्यावस्था आती है। बाल्यावस्था में आप जैसे आप 8 से 10 साल के होते हो, आप इस दौरान इसका पूर्णतः विकास हो जाता है, पूर्ण विकास हो जाता है। किस ग्रंथि की बात हो रही है, थाइमस ग्लैंड के बारे में। निर्माण कब हुआ, भ्रूणावस्था के दौरान इसका विकास प्रारंभ या निर्माण प्रारंभ हो जाता है। 8 से 10 साल में पूर्ण विकसित हो जाती है। और अब 8 से 10 साल के बाद इसका पूर्णतः डेवलपमेंट हो जाता है, पूर्णतः विकास हो जाता है। अब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका जो होता है, कौन सी, थाइमस ग्रंथि का क्षरण होने लगता है, ह्रास होने लगता है, डेप्रिसिएट होने लगती है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अगर इस ग्रंथि का क्षरण रोक लिया जाए तो संबंधित व्यक्ति जो है कभी वृद्ध नहीं होगा। अगर किस ग्रंथि का क्षरण रोक दिया जाए, क्षरण रोक दिया जाए थाइमस ग्रंथि का, क्योंकि ये उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे घटती जाती है और संबंधित व्यक्ति क्या होता है, उम्र बढ़ती जाती है और वह वृद्धावस्था की ओर जाता है। तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अगर इस ग्रंथि का विकास रोक लिया जाए या क्षरण रोक दिया जाए तो संबंधित व्यक्ति कभी क्या हो जाएगा, वृद्ध नहीं होगा, जो कि इम्पॉसिबल चीज़ है, क्योंकि जीवन का सत्य ही है प्रारंभिक अवस्था में आना और वृद्धावस्था में जाना। ठीक है, पर फिर भी वैज्ञानिक हमारे लगे हुए हैं। अब बात करते हैं इसके विकास की। जो थाइमस ग्रंथि है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें।
आगे बढ़े। इसकी जो संरचना होती है वो दो प्रकार से बनी होती है, दो भागों में बटी इसकी संरचना, जिसे क्रमशः हम कहते हैं कॉर्टेक्स और दूसरी कहलाती है मेड्यूला। कॉर्टेक्स इसकी ऊपरी संरचना होती है, ऊपरी भाग को कहते हैं, और मेडुला इसके निचले भाग को कहते हैं। तो कॉर्टेक्स और मेड्यूला नामक संरचना से मिलकर इस ग्रंथि का विकास होता है। यह ऊपरी भाग की पाई जाने वाली संरचना कॉर्टेक्स और निचले भाग में पाई जाने वाली मेड्यूला है। ऊपरी भाग की संरचना जो पाई जाती है इसके अंतर्गत पाई जाती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो कि शरीर में क्या करती हैं, आपके शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र में सहायता करती हैं। इसीलिए इस लिम्फोसाइट को क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र का सिपाही। ठीक है, तो ये लिम्फोसाइट का कार्य एक प्रकार WBC है, पर WBC कहाँ पाई जा रही है, कॉर्टेक्स वाले भाग में। और निचले भाग में आपका जो निचला भाग होता है इसका निर्माण होता है रेटिकुलर सेल से निर्माण होता है। रेटिकुलर सेल के द्वारा थायोमीन, रेटिकुलर सेल के द्वारा थायोमीन हार्मोन का निर्माण होता है। रेटिकुलर सेल के द्वारा थायोमीन हार्मोन का निर्माण होता है शरीर में। थायोमीन जो हार्मोन होता है इसका जो प्रमुख कार्य होता है शरीर में, पहला तो ये होता है प्रोटीन हार्मोन है, यानी प्रोटीन के द्वारा निर्मित हार्मोन इसे माना जाता है, प्रोटीन हार्मोन कहलाता है। दूसरा इसका प्रमुख कार्य है जो लिम्फोसाइट होती है, लिम्फोसाइट होती है B और T प्रकार की, दो प्रकार की लिम्फोसाइट होती हैं। B प्रकार की जो लिम्फोसाइट है यह अल्प अवधि में होने वाले रोगों से शरीर सुरक्षा करती है, और T लिम्फोसाइट दीर्घ अवधि में रोगों की सुरक्षा करती है। तो जो रेटिकुलर सेल है इसके द्वारा थायोमीन हार्मोन निकलता है, यह T लिम्फोसाइट के विभेदीकरण, यानी T लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, एक होती है T4 और एक होती है T8। तो T लिम्फोसाइट हमारे शरीर के लिए सबसे आवश्यक लिम्फोसाइट होती है। बड़े से बड़े बीमारी, हानिकारक जीवाणु या विषाणु संबंधी जो भी कुछ होता है, यह हमारे T लिम्फोसाइट हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाकर सक्रिय करती है और उसकी सुरक्षा प्रदान करती है। तो जो रेटिकुलर सेल होता है जो कि मेडुला वाला पार्ट होता है थाइमस ग्लैंड का, ये T लिम्फोसाइट इसमें विभेदीकरण करता है कि T4 का यूज कब होगा और T8 का यूज कब होगा। T4 हमेशा सक्रिय रहती है, कोई भी खतरनाक बीमारी जो B से बच के आ गई T4 उसको समाप्त करती है, जिसके बारे में मैंने WBCL चैप्टर में डिटेल चर्चा की थी, फिर भी यहाँ बता दे रहा हूँ। T8 ये एक सबसे शानदार और सबसे ताकतवर WBC होती है हमारे शरीर की, किसी भी प्रकार का वायरस को समाप्त कर सकती है, पर दिक्कत ये है कि मैसेज यहाँ तक ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो ये जो है T लिम्फोसाइट के विभेदीकरण, यानी इन दोनों के बीच में क्या क्लासिफिकेशन होगा ये डिसाइड करने का कार्य कौन करेगा, रेटिकुलर सेल करती है। ठीक है, मेडुला वाला पार्ट करता है कब इसका यूज होगा, कब इसका यूज होगा। ठीक है, तो आपने समझा किसका निर्माण होता है, दो भागों से, कॉर्टेक्स और मेडुला। ऊपरी भाग जो लिम्फोसाइट से निर्माण होता है, लिम्फोसाइट का काम शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र की सहायता करना होता है, इसी कारण से इसे प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम का सिपाही कहा जाता है। मेडुला वाले भाग जो निचला भाग होता है इसका रेटिकुलर सेल से निर्मित होता है, थायोमीन हार्मोन यहाँ से निकलता है, प्रोटीन हार्मोन इसे कहते हैं। T लिम्फोसाइट के विभेदीकरण या विभेदीकरण के कार्य को ये करता है। अगला इसका जो प्रमुख कार्य है इसी के नीचे लिख लेना है आपको। इसका जो अगला प्रमुख कार्य है यह हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। मतलब वर्तमान समय में एक नया वायरस आया हुआ है कोरोना आपके शरीर में आया हुआ है, तो हमारे शरीर को पता चलता है कि इसको इससे हराना है। तो जो भी प्रोसेस होती है हार्मोन्स के थ्रू वो मैसेज जाता है, और जो थायोमीन हार्मोन है ये क्या करेगा, आपके शरीर में एंटीबॉडी, उससे लड़ने के लिए एंटीजन के अपोजिट में एंटीबॉडी का निर्माण ही करेगा। हमारे शरीर में जो भी हार्मोन आया उसके लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करने का कार्य यही करता है। तो शरीर में एंटीबॉडी जो निर्मित करने वाला
कार्य कौन करता है? मेड्यूला वाला भाग, उसमें रेटिकुलर सेल के थ्रू होता है और किसके द्वारा? थायमाइन हार्मोन के द्वारा। तो इसके कुछ कार्य थे जो थाइमस ग्लैंड के बारे में हमने जाना है। हम आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नोट्स बना सकें आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब इस हार्मोन की हमने कुछ बात कही थी कि इसका जो निर्माण होता है, कब होता है निर्माण? हमने बताया आपको कि इसका निर्माण होता है भ्रूणावस्था में। भ्रूणावस्था में निर्माण क्यों होता है? क्योंकि इसका कार्य क्या है? आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाना। तो निर्माण किससे हो रहा है? WBC का निर्माण हो रहा है भ्रूणावस्था में। ठीक है, इस ग्लैंड का जो कार्य होता है भ्रूणावस्था के दौरान WBC का निर्माण करना होता है, क्योंकि WBC हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करती है। और आपको पता है वर्तमान समय में जो WBC का निर्माण हो रहा है हमारे शरीर में वयस्कावस्था के दौरान, यह कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा या बोन मैरो जिसे हम बोलते हैं। जब हम वयस्क हो जाते हैं तो ये WBC का जो विकास होता है अस्थि मज्जा में होता है, पर जब भ्रूणावस्था के दौरान होता है तो जो बच्चा होता है उसमें बोन मैरो नहीं पाई जाती, यानी बोन नहीं डेवलप होती। तो उस दौरान जो थाइमस ग्लैंड होती है वह उसकी विभिन्न प्रकार के हानिकारक रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए WBC का निर्माण करती है। तो आपने बताया इसका निर्माण कब हुआ? भ्रूणावस्था में। और निर्माण क्यों होता है? क्योंकि ये WBC का निर्माण उस अवस्था में करती है बच्चे के, ताकि हानिकारक रोगों से सुरक्षा की जा सके। अभी वर्तमान समय में कब होता है इसका विकास? कहाँ होता है WBC विकास? अस्थि मज्जा में होता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये हृदय के ऊपर पाई जाने वाली ग्लैंड धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। तो आपका थाइमस ग्लैंड से लगभग इतने ही प्रश्न बनते हैं। इसका प्रॉपर नोट्स बनाएं आप लोग, उम्मीद है कि इससे प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। अगली जो ग्लैंड है हमें पढ़ना है, थाइमस हमने पढ़ लिया। पहले हमने सिर में पाई जाने वाली ग्लैंड्स पढ़ी, फिर हमने गले में पाई जाने वाली ग्लैंड्स पढ़ी, फिर हमने हृदय के ऊपर पाई जाने वाली ग्लैंड पढ़ी। जो फर्स्ट चैप्टर हमने फर्स्ट टॉपिक बताया है आपको ग्लैंड्स पर, पूरा डायग्राम वगैरह बताया है कैसे कैसे कौन कौन सी ग्रंथि में पढ़नी है। अब हम पढ़ने वाले हैं वृक्क यानी किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, अगला है हमारा टॉपिक एड्रिनल ग्लैंड को कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। इसको एक अन्य नाम से जानते हैं सुपर रेनल ग्लैंड। ठीक है, कुछ इसकी बात मैं कर लेता हूं। जैसे ये आपकी किडनी है, ऐसा मान लेते हैं वृक्क है। वृक्क के ऊपर ऐसी कुछ संरचना आपको दिख रही है। ठीक है, आपको दिख रहा है वृक्क के ऊपर पाई जाने वाली ग्लैंड को क्या बोलते हैं हम? अधिवृक्क। अधि यानी होता है ऊपर, अधि का मतलब होता है ऊपर, यानी और किसके ऊपर है? वृक्क यानी किडनी। ये आपकी किडनी है, किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्लैंड को क्या बोलते हैं? अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड। फिर इसको क्या बोलते हैं? सुपर रेनल ग्लैंड्स के भी नाम के नाम थे। एग्जाम में अगर आ जाए सुपर रेनल ग्लैंड के बारे में तो आप समझ लेना कि ये एड्रिनल ग्लैंड की बात हो रही है। सुपर यानी होता है ऊपर की ओर, रेनल यानी होता है आपकी किडनी, और ग्लैंड यानी ग्रंथि। यानी किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्लैंड उसे हम क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं एग्जाम से रिलेटेड। तो अपन यहाँ इसके बारे में चर्चा करेंगे क्या क्या प्रश्न से बन सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आपने बताया ये स्थित कहाँ होती है? ये होती है वृक्क के ऊपर स्थित होती है। इसका जो भार होता है, भार पूछा जाता है, इसका भार कितना होता है? तो इसका जो भार होता है वह होता है 4 से 6 ग्राम। ठीक है, कितना होता है? 4 से 6 ग्राम। और आकार कैसा होता है? आकार आपको दिख रहा होगा कुछ सेम के बीज की तरह,
और इसका जो रंग होता है, इसका रंग होता है पीला। तो वृक्क के ऊपर पाई जाने वाली जो ग्लैंड होती है, वृक्क के ऊपर स्थित होती है, उसे बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इसका भार 4 से 6 ग्राम होता है, आकार सेम के बीच के समान होता है, रंग होता है पीला। ठीक है। अब भार और आकार के आधार पर, भार और आकार के आधार पर शरीर में पाई जाने वाली यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है। पर पूछा जाता कि ये कौन सी ग्रंथि है? यह दूसरी बड़ी ग्रंथि है, दूसरी बड़ी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि तो है, पर कैसी? दूसरी बड़ी। पहली कौन सी बड़ी थी आपकी? हमने यहाँ पढ़ा थायराइड के बारे में, सबसे बड़ी। दूसरी है आपकी एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है। ये तो कुछ हुई बेसिक चर्चा है। अब एड्रिनल ग्लैंड को कहा किस किस नाम से जाना जाता है? तो इस ग्लैंड को आपातकालीन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसे इमरजेंसी ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन जो भी हमारे बॉडी में होती है वह सारे कंट्रोल करने का कार्य इस ग्लैंड के द्वारा होता है। इसके निकलने द्वारा इसके जो भी हार्मोन निकलते हैं उन समस्त हार्मोन का कार्य होता है हमारे शरीर में आपातकालीन स्थिति को जनरेट करना और उससे हमारे शरीर की सुरक्षा करना। इसलिए इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से इसको जाना जाता है। आकार के आधार पर, आकार कैसा है इसका? आकार सेम के बीच की तरह तो है, पर आपको दिख रहा है एक टोपी की भांति है। तो आकार के आधार पर इसे वृक्क की टोपी के नाम से जाना जाता है। इसका आकार आपको दिख रहा है टोपी की तरह, इसकी संरचना दिख रही है टोपी की तरह। ठीक है। तो आकार के आधार पर इसे वृक्क की टोपी के नाम से भी जाना जाता है और कार्य के आधार पर इसे आपातकालीन ग्रंथि के नाम से, इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो आपने यहाँ कुछ बेसिक चर्चाएं इसके बारे में की। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं क्योंकि ये ऊपर पाई जाती है वृक्क के ऊपर, इसलिए अधिवृक्क कहा जाता है। सुपर रेनल ग्लैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। आगे बढ़ते हैं। अब जो इसका आकार है, इसकी संरचना का निर्माण कैसे हुआ? इसकी संरचना में भी 2 भाग का निर्माण होता है। एक हम बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, दूसरा वो कहते हैं हम इसे एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल कॉर्टेक्स इसके ऊपरी भाग को कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका जो निर्माण होता है लगभग ऐसा कुछ दिखता है वृक्क की टोपी की भांति। तो जो ऊपरी भाग को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स और निचले भाग को हम बोलते हैं मेड्यूला। ये ऊपरी भाग है और ये इसका निचला भाग है। अब इन्हीं के बारे में चर्चा करनी है। तो अपन को ये समझना है केवल इसकी संरचना का निर्माण हुआ है तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा लगभग 80% भाग का निर्माण होता है और मेड्यूला के द्वारा लगभग 10 से 20% भाग का निर्माण होता है। इससे जो हार्मोन निकलते हैं कॉर्टेक्स वाले भाग से, इसे बोला जाता है कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। ऊपरी भाग से जो भी हार्मोन निकलेंगे इसे कहा जाता है कॉर्टिकॉइड हार्मोन कहा जाता है। और एड्रिनल मेड्यूला वाले भाग से निकलने वाले हार्मोन को एड्रेनलिन हार्मोन के नाम से हम जानते हैं।
एड्रेनलिन हार्मोन के नाम से, यानी कॉर्टिकॉइड हार्मोन जो होता है यह कॉर्टेक्स वाले भाग से निकलता है। यह लगभग 80% भाग का निर्माण करता है और मेडुला वाले भाग से निकलने वाले एड्रेनल मेडुला वाले भाग से एड्रेनलिन हार्मोन के नाम से हम जानते हैं। अब इनसे जो हार्मोन निकलते हैं उनके बारे में हमको चर्चा करनी है जो एग्जाम से रिलेटेड खास से अपने। आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ समझ गए हो कि सर्वाधिक भाग का निर्माण कॉर्टेक्स वाला भाग करता है। पहला हम पढ़ेंगे कॉर्टेक्स वाले भाग से निकलने वाले हार्मोन के बारे में। पहला है हमारा कॉर्टिसल हार्मोन। यह हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले भाग से निकलता है, यानी बाहरी भाग से निकलने वाला हार्मोन है। इस हार्मोन का जो प्रमुख कार्य होता है शरीर में, वर्तमान समय में जो इसका इंजेक्शन का प्रयोग, कृत्रिम रूप से बनाया गया इंजेक्शन का प्रयोग शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी में किया जा रहा है। सरल चिकित्सा को सफल बनाने के लिए इस हार्मोन का इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांट जो होता है, जो भी क्रियाएं होती हैं, ये इसी को हम बोलते हैं हिंदी से प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, लंग्स ट्रांसप्लांटेशन है। तो जो भी ट्रांसप्लांटेशन है, प्रत्यारोपण की क्रियाएं होती हैं को सफल बनाने के लिए इस कॉर्टिसल हार्मोन के इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, यानी सर्जरी में भी, ट्रांसप्लांटेशन में भी। और वर्तमान समय में जो एक गठिया रोग होता है, बहुत सारा सुनने में आता है, गठिया रोग के उपचार में इस हार्मोन के इंजेक्शन का प्रयोग, गठिया रोग यानी गांठों में जो दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, गठिया रोग के उपचार के लिए इस कॉर्टिसल हार्मोन के इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट जो भी होता है इस इंजेक्शन का प्रयोग करके उसको सफल बनाने में आसानी होती है। तो पहला हार्मोन कॉर्टेक्स से निकलने लगा है, कॉर्टिसल हार्मोन। दूसरा है हमारा, इसको पहले आप लिख लें, दूसरा थोड़ा बड़ा है, उसको समझाना पड़ेगा। दूसरा हार्मोन है हमारा, उसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ ग्लूको की बात हो रही है, ग्लूको, अर्थात इस हार्मोन का जो प्रमुख कार्य है शरीर में ग्लूकोज संबंधी समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करना। अब 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं ग्लूकोज से संबंधित हमारे शरीर में, जिसे हम बोलते हैं पहला ग्लाइकोजेनेसिस, दूसरा होता है ग्लाइकोजेनेलिसिस, तीसरा होती है नियोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस है, ग्लाइकोजेनेलिसिस है और ग्लाइकोनियोजेनेसिस है। ग्लाइकोजेनेसिस के द्वारा आपके शरीर में जो अतिरिक्त ऊर्जा का निर्माण होता है, अतिरिक्त ऊर्जा अर्थात अतिरिक्त ग्लूकोज को किस रूप में संचित किया जाता है। आपको मैंने बताया था कि मानव शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा है, अतिरिक्त एनर्जी, जो भी आपका पाचन ज़्यादा हो गया, जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपका शरीर बनती है, किस रूप में संचित होती है, ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। तो यानी मानव शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचयित करने का कार्य कौन करता है, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा होती है।
और ये किसके द्वारा कंट्रोल होती है? ग्लूकोकार्टिकॉइड के द्वारा। और ये कहाँ से निकलता है? कॉर्टेक्स वाले भाग से। और कॉर्टेक्स वाले भाग का निर्माण किससे हुआ है आपके शरीर में? एड्रिनल वाले भाग से, एड्रिनल थायराइड ग्रंथ, सॉरी एड्रिनल ग्लैंड से हुआ है। ठीक है, तो अतिरिक्त ऊर्जा का निर्माण यानी मानव शरीर में पाई जाने अतिरिक्त ऊर्जा जो ग्लूकोज होती है वह ग्लाइकोजन के रूप में संचयित होती है। ग्लाइकोजन के रूप में संचयित कहाँ होती है? आपके यकृत, लीवर और मांसपेशियों की कोशिकाओं में, मसल्स की कोशिकाओं, मसल्स के सेल्स में ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अब जो ग्लाइकोजेनेलिसिस प्रोसेस है, ये आपके शरीर में जो ग्लाइकोजन है, जो भी ग्लाइकोजन जो अतिरिक्त ऊर्जा का निर्माण यहाँ आपने ग्लाइकोजन के रूप में किया था, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में, यानी फिर से उसी कंडीशन में, यानी आपके शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है, ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो उसको पूर्ति करने के लिए हार्मोन्स का मैसेज आता है। हार्मोन्स का मैसेज, कौन सा हार्मोन्स का मैसेज आएगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का हार्मोन का मैसेज आएगा कॉर्टेक्स वाले भाग में कि बॉडी को अतिरिक्त ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो आप ग्लूकोज प्रदान करें जो ग्लाइकोजन के रूप में संचयित है। तो ग्लाइकोजन टूटता है किसमें? ग्लूकोज में। किस प्रोसेस में? ग्लाइकोजेनेलिसिस में। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा उसकी पूर्ति नहीं कर पाती। अगर पूर्ति नहीं कर पाएगी तो शरीर में कंडीशन बनेगी कि आपकी ऊर्जा कम हो जाएगी। तो यहाँ क्या होता है हमारे शरीर में जो प्रोटीन और वसा का संचयन होता है, प्रोटीन और वसा का संचयन हमारे शरीर में जिस अंगों में होता है, तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस के द्वारा, इनके द्वारा आपके शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य किया जाता है। अर्थात आपको समझ में आ गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो कॉर्टेक्स वाले भाग से निकलता है, यह शरीर में समस्त ऊर्जा की क्रियाओं का निर्धारण करता है। ठीक है, पहले अतिरिक्त ग्लूकोज को तोड़ता है, ग्लाइकोजन के रूप में संचयित करता है, फिर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में तोड़ता है एनर्जी देने के लिए, और अगर इससे भी पूर्ति नहीं होती तो हमारे शरीर में जो प्रोटीन और वसा का संचयन होता है उसको तोड़ के वसा ऊर्जा का प्रदान करता है। तो ये इसके कुछ कार्य हुए दूसरे हार्मोन की, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले हार्मोन की चर्चा करते हैं हम। तीसरा हार्मोन है सेक्स हार्मोन। इसे हम हिंदी में बोलते हैं लिंगी हार्मोन। अब सेक्स हार्मोन का जो निकालने का कार्य है उसके हम को चर्चा करनी है। वैसे हमने पढ़ा है LSH के बारे में पढ़ा है, हमने LH के बारे में पढ़ा, सॉरी FSH और LH हार्मोन के बारे में पीयूष ग्रंथि में हमने पढ़ लिया है। वहाँ से जो हार्मोन निकलते हैं, तो सेक्स हार्मोन के द्वारा ये एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तो जो अग्रभाग से निकलने वाले, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलने वाले हार्मोन वहाँ से निकलते हैं, पर यह सेक्स हार्मोन जो कॉर्टेक्स वाले भाग से निकलता है, इससे भी कुछ इनका कारण नियंत्रित होता है और इनके द्वारा कुछ स्त्रावण होता है कुछ हिस्से का। तो सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, जो पुरुषों में निकलता है, ये तो महिलाओं की बात हो गई। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो पुरुषों में भी निकलता है, तो इन समस्त हार्मोन के कार्यों को नियंत्रित करने में भी हेल्प करता है ये कौन? सेक्स हार्मोन। और कंट्रोल कौन करता है, निकालता कौन है? कॉर्टेक्स वाला भाग, कुछ मात्रा में ये नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है मेड्यूला वाले भाग से निकलने वाले हार्मोन के बारे में चर्चा करनी है। मेड्यूला, इससे जो पहला हार्मोन निकलता है उसे कहते हैं हम एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन मेड्यूला वाले भाग यानी एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल की ग्रंथि के मेड्यूला वाले भाग यानी आंतरिक भाग से निर्मित होता है। ये 20% भाग निर्मित करता है मेड्यूला। इससे निकलने वाले दो हार्मोन हमें पढ़ना, एक पढ़ना एड्रेनलिन और एक पढ़ना नॉन एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है, इसका जो प्रमुख कार्य होता है
इसे 4S हार्मोन या 4S ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। 4S क्यों? यहाँ 4S हमें पढ़ना है, 2 3 4। इसका प्रमुख कार्य है, कार्य के आधार पर इसे बोला गया शुगर मेटाबॉलिज्म, यानी आपके शरीर में शर्करा उपापचय क्रिया को नियंत्रित करना। साल्ट रिटेनिंग, यानी आपके शरीर में जो लवण है, लवण की मात्रा को नियंत्रित करना। सेक्स हार्मोन, यानी जो आपके शरीर में लिंगी हार्मोन है उसके कार्यों को नियंत्रित करना, लिंगी हार्मोन के कार्यों में सहायता करना। और सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का निर्धारण या स्रोत का कार्य यही करता है, इसलिए इसे 4S हार्मोन या 4S ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। शुगर मेटाबॉलिज्म, साल्ट रिटेनिंग, सेक्स हार्मोन और सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एड्रेनलिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं, इमरजेंसी हार्मोन के नाम से हम जानते हैं, आपातकालीन हार्मोन के नाम से इसी को जाना जाता है। आपातकालीन हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन के नाम से इसी को जाना जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका इमरजेंसी हार्मोन क्यों क्या था ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इमरजेंसी हार्मोन के नाम से इसलिए जाना था क्योंकि इसे 3F हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। 3F हार्मोन के नाम से क्यों जाना जाता है? यहाँ 3F है। पहला इसका कार्य फाइट, फ्राइट और फ्लाई। फाइट यानी होता लड़ो, ठीक है। फ्राइट यानी भागो या डरो, और फ्लाई यानी होता है उड़ो। यानी लड़ो, डरो, उड़ो हार्मोन, यानी आपके शरीर में ऐसी कोई कंडीशन आई कि आपको सांप दिखा तो अचानक सांप दिखने के बाद आपको डरना चाहिए, कि डरना है, तो ये वाला हार्मोन कौन है? एड्रेनलिन हार्मोन कार्य करता है डरने का काम। अब डरना है तो आपको उसको लड़ना है कि मारना है कि भागना है। तो आपके शरीर में जो भी कंडीशन बनती, किसी पसीना आना, गुस्सा आना, तो ये हार्मोन सारा कौन कार्य नियंत्रित करता है आपके शरीर में? एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, इसलिए इसे 3F हार्मोन के नाम से जाना था। समस्त इमरजेंसी कंडीशन, किसी से लड़ना है, भागना है कि डरना है, ठीक है, तो सारी कंडीशन इमरजेंसी वाली होती है, आपातकालीन स्थिति के दौरान होती है। उन समय आपातकालीन स्थिति को कंट्रोल करता है एड्रेनलिन हार्मोन, ये जो कि मेडुला वाले भाग से निकलता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। समस्त इमरजेंसी क्रियाओं को कंट्रोल करता है 3F हार्मोन और 4S हार्मोन के नाम से, दोनों कंडीशन इसी को जानते हैं। ठीक है, तो आपने जाना 3S हार्मोन के बारे में, अब 3F के बारे में जाना आपने। अब हम बात करें थोड़ा सा नॉन एड्रेनलिन। मेडुला वाले भाग से दूसरा हार्मोन निकलता है आपका नॉन एड्रेनलिन हार्मोन। यह जो होता है एड्रेनलिन हार्मोन के कार्यों को सहायता प्रदान करता है, यानी जो भी कार्य एड्रेनलिन हार्मोन के द्वारा किए जाते हैं, इस नॉन एड्रेनलिन हार्मोन के द्वारा इसको सहायता प्रदान की जाती है। फिजिकल कंट्रोल या पीछे से आपको स्ट्रक्चर ऐसा देता है कि इनके कार्यों में सपोर्ट कर सके। फिजिकल सपोर्ट देने का कार्य इसी हार्मोन का कार्य होता है, किसका? नॉन एड्रेनलिन हार्मोन। यह भी कॉर्ड मेडुला वाले भाग से निकलता है। तो यहाँ हमने आपको 2 हार्मोन के बारे में बताया, 2 ग्लैंड्स के बारे में बताया। ठीक है, 2 ग्लैंड्स हमने कौन कौन सी पढ़ी आपकी? थाइमस ग्लैंड पढ़ी और एड्रिनल ग्लैंड पढ़ी। और मुख्यतः 2 हार्मोन हमने यहाँ चर्चा की जो कॉर्टेक्स और मेडुला वाले भाग से निकलते हैं। दोनों में कॉर्टेक्स और मेडुला नामक संरचना पाई जाती है और जिसके बारे में डिटेल से हमने चर्चा की।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगला टॉपिक जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। इससे रिलेटेड हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रदान कर रहे हैं। आप आसानी से वीडियो देखें और इनको सॉल्व करें और आप अपना नोट्स बनाएं और जो भी हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रहे हैं उनको भी देखें ताकि पेपर में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो सके। थैंक यू।